इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमें बताया गया था कि पाकिस्तान कोरोना से सबसे कम मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन आदाद-ओ-शुमार अब कुछ और बता रहे हैं। जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है उसकी रूह से भी इस वक्त दुनिया में जो 30 ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं उनमें पाकिस्तान है 30वें नंबर पे, और अमवात के लिहाज से भी पाकिस्तान 30वें नंबर पे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जो बाकी ममालिक जिस तरह अमेरिका, बरतानिया और बाकी दुनिया का डेटा ऑथेंटिक है, उस तरह हमारा डेटा ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हज़ारों लोग ऐसे हैं कि जो कोविड की वजह से मर गए, लेकिन उन्होंने न टेस्ट किया था और न वो कोरोना मरीज़ों में रजिस्टर्ड हो गए। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे सिरे से टेस्टिंग की फैसिलिटी ही नहीं है। पाकिस्तान में कंस्पिरेसी थ्योरीज भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कोरोना पे यकीन भी नहीं करते और वो उसकी वजह से मर जाते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि किसी और बीमारी की वजह से उनकी हलाकत हुई है। अब अगर उन आदाद-ओ-शुमार को लिया जाए और हकीकतन मसलन मैंने पिछले दिनों एक कॉलम में भी उसका ज़िक्र किया था कि दीर से जमात इस्लामी के जो पार्लिमानी लीडर और साबिक वज़ीर सेहत इनायतुल्लाह साहब हैं, वो मुझे बता रहे थे कि इस साल वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा जनाज़े पढ़ रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने मुझे बताया कि अपने हलक़े में वो गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस मरतबा 4-5 गुना ज़्यादा जनाज़े पढ़ रहे हैं, और यही फ़ीडबैक हमें दीगर पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से भी मिलता है। यूँ अगर जेन्युइन आदाद-ओ-शुमार हों तो शायद पाकिस्तान मुतासिरीन में भी और अमवात में भी सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। लेकिन इस वक्त जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार को भी अगर हम बुनियाद बना दें तो सिर्फ 30 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे केसेस पॉजिटिव और अमवात हमसे ज़्यादा है। टॉप पे अमेरिका, सेकंड इंडिया, थर्ड ब्राज़ील, और फिर इसी तरह पाकिस्तान 30वें नंबर पे आता है। लेकिन अब भी 200 से ज़्यादा ममालिक में केसेस के लिहाज से भी और अमवात के लिहाज से भी पाकिस्तान से पोजीशन बेहतर रही, जिनमें बड़े ममालिक मसलन मलाइशिया और इस तरह के ममालिक शामिल है, मुत्तहिदा अरब इमारात वगैरह। ख़ुद चीन जहाँ से इस वायरस का आगाज़ हुआ था और जहाँ की आबादी अरबों में है, वहाँ पे हलाकतें बहुत कम रही पाकिस्तान की बनिस्बत, और जो केसेस है वो भी 1 लाख तक नहीं पहुंच सकी। अब पूरी दुनिया वैक्सीनेशन के मरहले में दाखिल हो गई, और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो कि जहां पे वैक्सीन का अमल शुरू ना हुआ हो। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस मामले में भी बहुत पीछे रहा। अब गुज़िश्ता हफ्ते चीन से जो हमें 5 लाख वैक्सीन के डोजेज़ मिले हैं, उस वैक्सीन को लगाने का आगाज़ कर दिया गया है। बड़े धूमधाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया, वज़राए आला ने इफ्तिताह किया मुख्तलिफ़ जगहों पे। असद उमर साहब और इन जैसे वज़रा ने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि जी हमारी कोशिशें बराबर साबित हुई, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो 5 लाख वैक्सीन है ये तो गिफ्ट है चीन की हुकूमत की तरफ से, और फिर जो हमें 1,70,00,000 मिलेंगे कोवैक्स के ज़रिए एस्ट्राज़ेनेका का, वो भी एक लिहाज से खैराती वैक्सीन है जिसके लिए पेमेंट बरतानिया की हुकूमत करेगी, लेकिन उसके बारे में अब ये मालूम नहीं है कि वो कब मिलेंगे और किस वक्त मिलेंगे और किस शक्ल में मिलेंगे। यूँ अगर इन सब को मिला भी लिया जाए तो ये पाकिस्तान की सिर्फ 85 लाख आबादी के लिए काफ़ी होंगे। तो एक सवाल ये है कि ये बाकी जो 22-23 करोड़ लोग हैं उनका क्या होगा। आज के जरिए में ये सवाल भी पूछेंगे हम जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से। फिर जो चाइना से वैक्सीन आए हैं उसके बारे में ख़ुद पहले सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब और फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की तरफ से ऐसा बयान आया कि जिसकी वजह से तनाज़ा भी खड़ा हो गया और लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात ने भी जन्म लिया। तो इस हवाले से भी हम डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से बात करेंगे कि चाइनीज़ वैक्सीन कितनी मौसर है, और इस हवाले से ये जो अफवाहें फैला दी गई हैं उनमें कितनी सदाकत है, और आगे के लिए उनके क्या मंसूबे हैं। लेकिन आगाज़ हम करते हैं पाक इंडिया ताल्लुकात और कश्मीर के तस्करे से। जिस तरह कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ पूरे पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। अपोजिशन ने अलग जलसा किया मुज़फ़्फ़राबाद में, जबकि दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अलग जलसा किया। उस जलसे से खिताब के दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाले से कहा, मैं कश्मीर के लोगों को यह कहना चाहता हूं
कि इंशाअल्लाह जब ये आपको आपका हक मिलेगा, कश्मीर के लोगों को मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर, कि जब आप अपनी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कश्मीर के लोग इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये आपका हक होगा। क्या कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान के रवायती मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है, और तब्दीली सरकार अगर हिंदुस्तान से मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है तो उन मुज़ाकरात का कोई इम्कान है या नहीं? इन और इनसे मुताल्लिक़ दीगर सवालात का जवाब लेने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे कौमी सलामती के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब, ये जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज़ाद कश्मीर में ख़िताब के दौरान जो एक नया ऑप्शन दिया है कि कश्मीरियों के पास आज़ादी का भी ऑप्शन होगा, तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की अपनी तजवीज़ है, स्लिप ऑफ टंग है, या कि फिर स्टेट की पॉलिसी बदल गई है? नहीं सलीम साहब, इसमें से कुछ भी नहीं, तीनों में से कुछ नहीं है। स्टेट की वही पॉलिसी है, दफ्तर खारजा ने भी इसको बिल्कुल वाज़ेह किया है। देखिए, थोड़ा सा इसका पस मंज़र समझना ज़रूरी है। क्या बात हो रही थी कल? बात ये हो रही थी कि हिंदुस्तान ने वहाँ जो मज़ालिम ढाए हुए हैं मकबूजा कश्मीर में, उनको ख़त्म करना है। तो जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म ने की, उन्होंने फिर से ऑफर की है हिंदुस्तान को कि बैठ जाएं, बात करें, लेकिन पहले उससे इनेबलिंग एनवायरनमेंट कश्मीर के हवाले से क्रिएट करें। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर जब प्लेबिसाइट होगा तो हमें यकीन है क्या फैसला आएगा। हमें इसलिए यकीन है, आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो कितनी देर से, कितने सालों से इस बात को नहीं मान रहा कि वहां प्लेबिसाइट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन जब वो प्लेबिसाइट होगा इंशाअल्लाह, तो उसका जब फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा, फिर वो डिस्प्यूट तो खत्म हो गया, कश्मीर का तनाजा, इंटरनेशनल डिस्प्यूट इज ओवर। उसके बाद ये पाकिस्तान अपनी आवाम से बात कर रहा होगा, और उस वक्त क्या अरेंजमेंट हमने करनी है वो एक सेकेंड स्टेप है जिस पे बात आएगी दोबारा। और जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के आईन के मुताबिक, पहले ही आर्टिकल 257 ये कहता है कि वो अरेंजमेंट जो है वो उस प्लेबिसाइट के बाद फैसला होगा। तो उसकी रोशनी में जो हदें वो डिफाइन करता है उसके अंदर ही फैसला होगा। लेकिन इसमें मेरे नजदीक जो बुनियादी बात समझने वाली है कि वजीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि कश्मीरी उमंगों का हम इस हद तक ख्याल रखते हैं कि कोई भी ऑप्शन होगी उसकी हम बात करेंगे। एक तरफ ये है पाकिस्तान की असलियत, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की असलियत कि वो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने पे भी तैयार नहीं है। मेरे नजदीक ये मजमूई तौर पे ये बात है जो हमारे सामने आई है। देखें, ये यूएन रिजोल्यूशन तो सिर्फ 2 ऑप्शन देते हैं, और फिर उसके बाद 257 के आर्टिकल से उसमें आज़ादी का ऑप्शन तो नहीं है। तो अब जब पहली मंजिल भी करीब नज़र नहीं आ रही है, तो दूसरे तीसरे की मंजिल की बात करना और फिर उसमें आज़ादी के ऑप्शन को शामिल करना, तो ये तो वही थर्ड ऑप्शन वाली या ख़ुद मुख्तार कश्मीर वाली और पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल पोजीशन है और यूएन रेजोल्यूशन से डिविएशन नहीं है। देखिए, यूएन रेजोल्यूशन का तो ताल्लुक ही नहीं है इस बात से, इस बात को समझना जरूरी है। कल जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कल से, मैंने कुछ और भी देखा टीवी पे इस तरह के बहसो मुबाहिसा, उसकी वजह यह है कि लोग ये नहीं सुन रहे जो वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि जब प्लेबिसाइट हो जाएगा और फैसला पाकिस्तान के हक में आ जाएगा, अब कश्मीर का डिस्प्यूट और यूएन रेजोल्यूशंस खत्म हो गई। उसके बाद अब ये पाकिस्तान की आवाम से पाकिस्तान की हुकूमत बात करेगी, तब कोई यूएन का उससे ताल्लुक नहीं रहेगा। उस बात में वजीर आजम ये कह रहे हैं कि भाई मैं कश्मीरी उमंगों का हर हद तक ख्याल रखने को तैयार हूं और मैं ये बात भी कर लूंगा। अच्छा, अब आप इस बात पे आ जाएं कि जी ये बात होगी तो क्या होगा। देखिए, हमें, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कमजोरी जो है ना, ये शायद मैं पहले भी कह चुका हूं, हम अपनी कहानी और अपने लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो खो बैठी है रियासत। मुझे लगता है इतने तारीख, इतने साल हमने खामोशी इख्तियार की है, डर के दुनिया से बात की है। अभी गिलगित बल्तिस्तान से रेजोल्यूशंस आ चुकी हैं, बार बार वहां अवाम का क्या व्यू है कि जी आप हमें पाकिस्तान के साथ मिलाएं। वो तो मकबूजा कश्मीर
और यूएन रेजोल्यूशंस की वजह से नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जब कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिलने का इरादा करेंगे तो फिर बहस क्या रह जाएगी? उन्होंने तो पहले ही फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान की अवाम बनना चाहते हैं, मुकम्मल तौर पे सिटीजन बनना चाहते हैं। यही आज का सेंटिमेंट है आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में। लेकिन मोईद ये करारदाद होना चाहिए। अगर आपको ये मालूम है कि ये अवाम आपकी है, आपके साथ है, आपके साथ सिटीजन बनेगी, तो फिर इसमें हम क्यों इस बात को इतना बड़ा उछाल रहे हैं? बात यह है कि उनकी उमंगों पे फैसला होगा। नहीं मोईद, इसमें का हिस्सा बनना चाहते हैं। मोईद, इसमें एक तो ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान की करारदादें हैं, सूबे का मुतालबा था, वो सालों से था। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इख्तियारात मांग रही थी और वहाँ के लोग वो सालों से थे। लेकिन हमारी रियासत का उज़र ये था कि अगर हम ये करेंगे तो आलमी सतह पे और यूएन की करारदादों से हम खुद डिविएट करेंगे और उससे हिंदुस्तान और बाकी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक तरफ ये हुकूमत वो काम करने जा रही है ऐसे मौका पे कि जबकि उधर मोदी ने मकबूजा कश्मीर को हड़प कर लिया है, और दूसरी तरफ अभी 1.5-2 साल होने को है कश्मीर के मुहासरे को, हमारी हुकूमत तो कुछ कर नहीं सकी और वज़ीर आज़म साहब दरमियान में एक थर्ड ऑप्शन का जिक्र करते हैं, तो लोगों के जहनों में शकूक का जन्म लेना बजा नहीं है। मैं फिर से कोशिश करता हूं इस शक को, इबाहम को दूर करने की। देखिए, आप दो फेजेस को मिक्स कर रहे हैं। पहली बात कि हिंदुस्तान ने बिल्कुल मकबूजा कश्मीर को हड़प नहीं किया। जो उनके इस वक्त हालात हैं मकबूजा कश्मीर में, वो मंजर आम पे आएंगे और आपको नजर भी आ जाएगा कि वो वहां किस दलदल में फंस गए। चले, वो तो एक अलग बहस है। अभी बात ये हो रही है सलीम साहब कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर का तनाजा हल होगा। उसमें 2 ऑप्शंस हैं। वो 2 ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हमें कोई शक नहीं है कि फैसला क्या आएगा, वरना हम प्लेबिसाइड क्यों मांग रहे होते? हिंदुस्तान नहीं मांग रहा, क्यों? उनको पता है लोग किस तरफ जाएंगे। अच्छा, प्लेबिसाइड कल हो जाता है, फैसला आ जाता है, कश्मीर की आवाम, पूरे कश्मीर की आवाम कहती है हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अब वो तनाजा खत्म, हिंदुस्तान का मसला खत्म, यूएन करारदादें खत्म। हाँ। अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है जिस तरह बाकी पाकिस्तान है। उसके अंदर पाकिस्तान की हुकूमत और कश्मीर की आवाम जो बात करना चाहे कर सकते हैं। ये तो हमारा हक है। हाँ, बिल्कुल, जो बात करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का हिस्सा बन के उसके स्टेटस का कि उसको सूबा बनाया जाए, 2 सूबे बनाए जाए, ये लेकिन आज़ादी की बात तो नहीं हो सकती ना। उसके बाद हिंदुस्तान से आज़ादी लेने के बाद पाकिस्तान से आज़ादी का ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कल आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है हमें अपने अंदर। देखें, बात ये है कि अगर आपके घर में आपके एक खानदान है, बच्चे हैं, और आप किसी बच्चे को कहते हैं मैं आपको ये भी ऑप्शन देता हूं आप जाएं अलग रह लें, और आपको 100% यकीन है कि आपका बच्चा क्यों आपसे अलग होगा, वो आपके साथ रहना चाहेगा, तो आप ये बात उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए कह रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान का नैरेटिव क्या है कि जी पाकिस्तान ने तो हाथ धो बैठे, ये फैसला हो गया, अब आप हमारे साथ रहेंगे। आप ये सोचें यौम यकजहती पे उनके मोरल को क्या होगा। कल मैं आपको बताता हूं, कल मैं सुबह सदर मुमलिकत के साथ एजे की असेंबली में था। वहां पे हुर्रियत के लोग थे जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं, वो मेरे साथ बैठे हुए थे इत्तफाकन असेंबली में, और वो मुझे ये बता रहे थे कि जनाब आप लोगों का एक मीडिया इंटरव्यू भी जब आता है, जब आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं तो वहां एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। बल्कि वो जिक्र कर रहे थे मुझे कि जी आपने करण थापड़ को इंटरव्यू दिया, हालांकि वो कोई चीज नहीं है, वो एक मीडिया का इंटरव्यू है। तो उसके बाद वहां पे पूरी एक खुशी की लहर थी और पाकिस्तान को सलाम हो रहा था और ये और वो। तो आप इस सारी चीज का पूरा जाविया देखें। हिंदुस्तान वहां दबा रहा है कश्मीरी को, कह रहा है कि मामला हल हो गया, बट्टा सट्टा खत्म हुआ मामला, इसमें जोड़ तोड़ हो गई। हम क्या कह रहे हैं, कश्मीरी हमारे लिए अजीज हैं, जो आप कहेंगे हम आपके साथ खड़े होकर बात करने को तैयार, लेकिन कोई पॉलिसी की तब्दीली नहीं है, मैं आपको वसूख से कह सकता हूं। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो डॉक्टर मोईद के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जिरगे में हमारे साथ हैं कौमी सलामती के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। 5 अगस्त 2019 के बाद इतना अरसा हो गया है, वो मुहासरे में हैं, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इधर बॉर्डर वायलेशन भी रोज़ाना इंडिया कर रहा है। उनको उम्मीद दिलाने के लिए इस हुकूमत ने
क्या किया आपने? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों को क्या बताया? आपके पास इस वक्त क्या ऑप्शन है? डिप्लोमेसी के ज़रिए आप कुछ कर सकते हैं, किसी और फोरम पे कर सकते हैं? मैं कश्मीरियों को किस बुनियाद पे उम्मीद दिलाऊं, क्योंकि 1.5 साल में तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। जरीन साहब, मैं आपको इसका जवाब जो है ना बिल्कुल सादा सा दे देता हूँ। कल जो मैंने वहाँ पे वक्त गुजारा और जो वहाँ गुफ्तगू हुई हुर्रियत के लीडरान से और जो बातें उन्होंने हमें बताई, उसके बाद मैं आपको ये कोई सियासी बात नहीं कर रहा, वो सूख से कहता हूँ कि मेरा दिल तो खुशी से भर गया, क्योंकि वो जिस तरह ये बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान की रियासत खड़ी हुई है बड़े अरसे बाद, हर जगह पे हमें सपोर्ट कर रही है, वो छोटी छोटी चीज देखते हैं। उनके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जो गुफ्तगू हुई उनको पता है, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की जो रिपोर्ट आई उनको पता है, ईयू डिसइंफो लैब के बाद जो पार्लियामेंट में इंक्वायरी शुरू हुई ईयू के, वो उनको पता है। सो बात यह है कि उनको ये नजर आ रहा है कि चीजें हुई हैं, पाकिस्तान खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के बगैर इस तरह दुनिया रिस्पॉन्ड नहीं करती। अब मुझे बताइए, कल एक खबर चल रही थी कि हिंदुस्तान ने कहा है, गवर्नमेंट ने उनकी, कि हम वहां पे ये 3G वो जो भी होता है आपका ये मोबाइल या जो बंद था वो दोबारा खोल देंगे। अब दो तरह है इसको देखने का। एक तरीका यह है कि आप मेरे से कल प्रोग्राम करें और आप मुझे कहें लो जी अब तो उन्होंने वो भी खोल दिया, मामला ठीक हो गए। दूसरा तरीका यह है कि वो इतने अंडर प्रेशर हैं, वो इतनी दुनिया से सरजरिश हो रही है, उनको नजर आ रहा है कि वो दलदल में फंसे हैं, कि अब वो बैक ट्रैक कर रहे हैं, स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये खुद ही तो नहीं हो रहा, बहुत सी चीजें पसे पर्दा होती हैं, बहुत सी चीजें पब्लिक में आ जाती हैं, लेकिन हमारे पास डिप्लोमेटिक जो कोर्स है वो हम यूज कर रहे हैं, जो लीगल कोर्स है वो भी। सो अभी पॉइंट ये कि ओवरनाइट अनफॉर्चुनेटली तब्दीली नहीं आएगी, ये मैं मानता हूं। इस तनाजे का हल कल परसों नहीं हो सकता, और ये अच्छा मोहित, दिल दुखता है ये बात सोच ये के। जो आपने फरमाया कि बहुत सारी चीज़ें पसे पर्दा हो रही होती हैं, तो कहीं पसे पर्दा ट्रैक 2 के ज़रिए या किसी और मुल्क के ज़रिए इंडिया के साथ मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको ओपन मुज़ाकरात की दावत दे दी? नहीं हो रहे। अगर हो रहे होते तो मुज़ाकरात देने का क्या मकसद था? देखें, मैं आपको याद दिलाता हूं, कोई पसे पर्दा ट्रैक 2 के ज़रिए किसी और चैनल से नहीं हो रहे। और मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने तो देखें शुरू से कहा ना कि अमन के लिए कोशा है, चाहते हैं अमन आए। अब बात यह है कि ये दूसरी तरफ ये हालात थे कि जब एक जिक्र हुआ कि जी शायद वो बात करना चाहता हो हिंदुस्तान, तो आगे से जवाब आया कि जी बिल्कुल नहीं, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, ऑलमोस्ट एम्बैरेसमेंट थी। तो अगर कोई बातचीत का रास्ता निकलता है तो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, लेकिन वो कश्मीर के सौदे की बातचीत नहीं है। वो बातचीत है कि पहले आप कश्मीर में इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं, जो गलतियां आपने की है उसको खत्म करें, माने ये बात और आ जाए, बात करें। हम तो आगे चलना चाहते हैं। कल तो वजीर आजम ने पब्लिकली भी ऑफर दोबारा दे दी है कि भाई बैठ जाओ, बात कर लो, लेकिन बात तो उस चीज पे होनी है जो तनाजा है। अगर ये छुपाओगे कि तनाजा नहीं है, या अगर जो वहां हालात बनाए हुए हैं वो ठीक नहीं करोगे, तो फिर बात करनी क्या है? लेकिन यही वजीर आजम माजी में हिंदुस्तान के साथ राब्तों पे मुतरज़ होते थे, मुज़ाकरात पे मुतरज़ होते थे, बाकी प्राइम मिनिस्टर्स पे इल्ज़ाम लगाते थे कि जी मोदी के साथ यारी कर रहे हैं, ये सब कुछ ऐसे आलम में कि जबकि 1.5 साल हो गया हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को बड़ी जेल में बदल दिया है, वहाँ की लोगों को अक़लियत में बदला जा रहा है, उनका तकब्बुर उरूज पे है, वो हर फोरम पे पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है, उनकी तरफ से कोई ऐसी पेशकश नहीं आई है। तो प्राइम मिनिस्टर का आज़ाद कश्मीर जाके हिंदुस्तान को इन सब कुछ के बावजूद मुज़ाकरात की ऑफ़र करना, ये क्या ज़रा कौमी वक़ार के मनाफी और कश्मीरियों के ज़ख्मों पे नमकपाशी के मुतरादिफ नहीं है? नहीं, ये तो ऑपोजिट बात है। देखें, जो आप कह रहे हैं ना कि जी वो हिंदुस्तान का दोस्त, वो तो ये है कि हम बातचीत छोड़ देंगे, कश्मीर की कोई बात नहीं करेंगे, चलें जी कोई और बात करते हैं। यहाँ क्या बात हो रही है कि भाई आपकी 1.5 साल में जितनी सरजरिश हुई हमें पता है, हमें मालूम है कि मकबूजा कश्मीर में क्या हालात हैं, हमें मालूम है कि आप फंसे हुए हैं। हम फिर आपको मौका दे रहे हैं कि आप सही चीज कर लें, जो गलती हुई है उसकी नफी कर लें, तो उसके बाद तो आगे मसला तो हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए होना है। और कैसे होना है? बात करके होना है। तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें नजर आ गया कि आप फंस गए हैं, आपसे कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो बजाय अपना मुंह छुपाने के, 50 साल यही बात करने के, हम हाजिर हैं, बात करें, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे ये जो आप कश्मीर हल करें ताकि ये खिता आगे चले। ये जो आप लोग कहते हैं कि ये जो आप लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान पहले माहौल को साजगार बना दे या इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना दे तो तब बात की,
उससे क्या मुराद है? हिंदुस्तान क्या क्या स्टेप्स उठाए तो उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, वो स्पेसिफिक्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उमूमी बात ये कर देता हूँ कि जो उन्होंने मुहासरा किया हुआ है, जिसको मिलिट्री सीज बार बार बात होती है, वो उनको ख़त्म करना पड़ेगी। साफ सी बात है। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आप डोमिसाइल लॉ लाए हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान अकलियत बन जाए वहाँ, लोगों को ज़मीनें दे के, फिर ये है कि आपने वो पकड़े हुए सारे लीडरान और लोगों के बच्चों को आप शहीद करके उनकी मैयत भी, सो वो तो एक पूरी लिस्ट है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि नहीं, सिर्फ मुहासरा ख़त्म करना शर्त है या कि जो स्टेटस तब्दील किया है उस कानून को वापस लेना भी शर्त है? देखिए, उसमें जो है ना थोड़ी सी एक पेचीदगी है जो समझना जरूरी है। आर्टिकल 370 और 35 से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, तो हम तो एक सेशन को ही नहीं मानते। हमें तो ये मालूम है कि एक सेशन कभी हुई ही नहीं थी सही तरह, वही मन गढ़ंत है, झूठ है। तो वो 370 लगाएं, 372 लगाएं, वो तो हमारा इशू नहीं है। तो आर्टिकल का नाम क्या रखें, वो हमारा, वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट आर्टिकल। लेकिन बात बुनियादी वहीं आ जाती है कि आपने जो इलीगल इकदाम उठाए हैं, अगस्त 5 से पहले भी कोई लीगैलिटी नहीं थी, लेकिन वो जो आपने एक मुहासरा की शक्ल बना दी, ओपन जेल बना दिया, उसको खत्म करें। क्यों सलीम साहब, ये बात बार बार आप याद रखनी है हमें कि एक टेरिटरी का इशू तो है, उसमें कोई शक नहीं है, एक रियल एस्टेट का इशू है, लेकिन असल इशू कश्मीरियों की जिंदगी का है। ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। एक बात कर रहे हैं बार बार कि हम उमंगों की बात कर रहे हैं कश्मीरियों की, दूसरी तरफ वो जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये फर्क सामने रखें, इसको जब वो अकल के नाखून लेंगे, रिवर्स होगा, बातचीत का माहौल बनेगा, तो बात तो करना मेरे नजदीक अल्टीमेटली अगर आपने प्लेबिसाइट कराना है तो बात करके ही होगी ना। वो ये जो हमारे चीफ ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी 2 रोज़ कबल ये कहा था कश्मीर के कंटेक्स्ट में कि इंसानी अलमिया ख़त्म करने का वक्त आ गया है, इसको आप किस तरह एलेबोरेट करेंगे, क्या तशरीह करेंगे उनके इस बयान की? 2 बातें हैं इसमें जी। एक तो वही बात है जो वज़ीर आज़म साहब ने की है, बिल्कुल कोई उसमें फ़र्क नहीं है कि पाकिस्तान आगे चलना चाहता है। हिंदुस्तान तो कहता है ना हमने आगे जाना ही नहीं, तो पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भाई हम अमन चाहते हैं। दूसरी इसकी तशरीह ये है, मैं पहले भी आपके शायद प्रोग्राम पे जिक्र कर चुका हूं कि पाकिस्तान अब फोकस्ड है इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैराडाइम पे, इक्तिसादी तरक्की। उसके लिए हमें क्या चाहिए? कनेक्टिविटी चाहिए, राहदारी यानी हमारी जियो इकोनॉमिक लोकेशन जो है उसका इस्तेमाल। उसके लिए डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स चाहिए, हमें असिस्टेंस नहीं, पार्टनरशिप्स चाहिए। और तीसरा, जब तक अमन नहीं होगा खित्ते के अंदर, तो ये किस तरह राहदारी और डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स होंगी। तो वो उस बड़ी कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज जो है वो बिल्कुल फिट बैठती है कि पाकिस्तान चाहता है कि खित्ते में अमन हो, लेकिन वो अमन कमजोरी की बिना पर नहीं होगा, वो अमन किसी सौदे की बिना पर नहीं होगा, वो अमन प्रिंसिपल की बेस पे होगा। और अगर वो बिल्कुल नहीं चाहती दूसरी साइड, तो पाकिस्तान को अपना दिफा करना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी किया है और दोबारा भी करते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जितने वहां अब जो हालात बने हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई स्पेस बनेगी और हम वो हदफ जो हक खुद इरादियत का है कश्मीरियों के लिए, वो तय करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो कोरोना वैक्सीन का जिक्र होगा और हमारे साथ होंगे वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जिरगे में हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। डॉक्टर साहब, हमें तो आपसे बड़ी तवक्कुआत थी कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हो चुकी होगी वैक्सीन के लिए और शायद हम बर वक्त ख़रीदारी भी कर सकें, लेकिन अब जो एक तो चाइना की तरफ से हमें मिल रहे हैं 5 लाख और दूसरा जो कोवैक्स के ज़रिए आएंगे वो भी तो ज़ाहिरी बात है कि एक लिहाज से इमदाद होगी या खैरात होगी, तो क्या गवर्नमेंट ने खुद ख़रीदारी का कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ है? सलीम साहब, बिल्कुल किया हुआ है, लेकिन एक तो ये कि जब ये 5 लाख डोजेस जो 2.5 लाख लोगों को लगनी हैं, जिसमें 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, जब इसका ऐलान चीन ने किया तो हमने कहा कि चलें इससे बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, क्योंकि इसकी फराहमी जो थी टाइम वाइज सबसे पहले थी। एक तो ये बात। ठीक। दूसरा, इसके साथ ही हमें, चूंकि हम इस कॉन्वर्सेशन में, इस गुफ्तगू और नेगोशिएशन में शामिल थे बड़े वक्त से कोवैक्स के ज़रिए,
तो जब हमें 17 मिलियन डोजेज वहाँ से आने का भी उनका मरासला, उनका ख़त आ गया, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करते वक्त इन दो सोर्सेज के साथ सबसे पहले दवा मिल जाएगी जो वैक्सीन है। तो इसीलिए हमने इसकी शुरुआत की। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर हमें ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है किसी मौके पे तो वो हम नहीं ख़रीदेंगे। कुछ एदाद शुमार आपके सामने रखता हूँ, खुद ही उससे बात वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान की 220 मिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 18 से ऊपर तकरीबन 100 मिलियन लोग हैं। तो जो आपकी टेक्निकली एलिजिबल पॉपुलेशन है, जिसको मैक्सिमम लग सकता है अगर आप हर आखिरी शख्स तक भी पहुंच जाएं, तो वो 100 मिलियन लोग हैं। आमतौर पे सब तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता इतने बड़े मुल्क में। सो तकरीबन 70% के करीब अगर हम कवरेज कर लें तो वो हमारे लिए बहुत काफ़ी है। बल्कि मैं समझता हूं कि अगर 40 to 50 मिलियन डोजेस भी हम कर दें, और इसके साथ ये पस मंज़र याद रहे कि बहुत से लोगों को कोविड हो चुका है, उससे भी कुछ इम्यूनिटी है, तो ये चीज़ें मिल के जो है हमें हमारी सोसाइटल प्रोटेक्शन कर देगी। अब ये मिसाल के तौर पे अगर आप 50 मिलियन की या इवन 70 मिलियन की फिगर लें, तो इसको अगला 1 साल लग जाएगा डिप्लॉय होते, क्योंकि जाहिर है सारी पॉपुलेशन को बैक वक्त वैक्सीनेट करना नामुमकिन है। तो इसमें हमें कोवैक्स के ज़रिए और जो अगर हमें कोई परचेज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो दोनों चीज़ों को सामने रख के हमें कोई मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए एक ऑर्डरली सीक्वेंशियल स्टेप वाइज तरीके से वैक्सीन को डिप्लॉय करने में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कोवैक्स के ज़रिए एस्ट्राजेनेका के आ रहे हैं, तो इसका कोई डेट आप लोग बता सकते हैं कि ये फरवरी में पहुंचेंगे, मिड फरवरी में पहुंचेंगे, एंड में पहुंचेंगे या मार्च में पहुंचेंगे? मेरा ख्याल ये है, उन्होंने ख़त में फरवरी लिखा है और उन्होंने लिखा है मेरे ख्याल से कि फरवरी के दूसरे हिस्से में, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेफ रहने के लिए ये कह सकते हैं कि फरवरी के आखिर तक इसकी आमद की उम्मीद मुझे है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो 1 करोड़ 70 लाख उनके हो गए हैं और साथ हम 5 लाख ये मिला दें और 2 डोजेज़ लगेंगे, तो ये तो कोई तकरीबन 85-90 लाख लोगों के लिए। तो ये बाकियों का फिर क्या होगा? अच्छा, तो ये भी अच्छा कि आपने पूछ लिया क्योंकि क्लैरिफिकेशन कर दें। लेकिन जो 5 लाख डोजेज हैं, इससे 2.5 लाख लोग कवर होते हैं। इसका मतलब है जो 4 लाख फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं उसमें इब्तदा हो जाएगी, बल्कि आधे से ज़्यादा तकरीबन 60% जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं वो कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे कहते हैं उसके साथ ही ये एस्ट्राजेनेका की जो पहली खेप है ये आ जाएगी। ये खेप जो है, जैसे आपने बताया, इसका जो पहली तिमाही में मुतवक्के मिकदार है वो तकरीबन 70 से 80 लाख है, 60 से 70 लाख है अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, उसके बाद आखिर जो जून के आखिर तक हमें तकरीबन 17 मिलियन आ जाएंगी। लेकिन ये टोटल नहीं है, ये सिर्फ 1/3 तादाद है, 35% के करीब है जो टोटल उन्होंने हमें देना है। तो तकरीबन इससे डबल जो है, अंदाजन ज़रा से डबल से ज़रा कम हमें और आनी है जो एस्ट्राजेनेका की या कोवैक्स के थ्रू कही है, एस्ट्राजेनेका तो नहीं, कोवैक्स के थ्रू जो आनी है, और वो इस साल के आखिर से पहले आ जाएगी। सो हमें कम से कम जिसे कहते हैं ना इससे डबल, सो अगर आप ये 17 करें तो तकरीबन 35-38 मिलियन डोजेज और इसके अलावा कोवैक्स के थ्रू आनी है। अब और इसमें जो कमी रह जाएगी या जहां कहीं गैप होगा वो हम बआसानी खरीद सकते हैं, और हमारे पास अब 2-3 मुख्तलिफ ऑप्शन सामने आ गई हैं। एक साइनोफार्म तो है, सो है, उसके अलावा ये जो है एस्ट्राजेनेका वाली, तीसरा स्पुतनिक जो है उसको भी लाइसेंस दे दिया गया है, 91% के करीब उसकी एफिकेसी बताई जा रही है। और कैंसाइनो का ट्रायल जो है बस वो अब सामने आने को है, 1 आध दिन में आपके सामने उसके अदाद शुमार आ जाएंगे, तो वो भी हमारे पास एक ऑप्शन होगी, और वो 1 डोज वाली ऑप्शन है। तो बहुत सारी हमारे पास कोई हमें मसला नहीं होगा, बल्कि सलीम साहब मैं ये कहूँगा आपसे, मेरी प्रेडिक्शन है कि हमारे यहाँ मसला सप्लाई का नहीं, डिमांड का ज़्यादा होगा। यानी हमें अपनी पॉपुलेशन को एक वाज़े तरीके से बताना होगा कि ये हमारे लिए बेहतर है, इसको अडॉप्ट करें, इसको इस्तेमाल करें, इसका टीका लगवाएं। तो इसकी फराहमी जो है ये एक वक्ती सी चीज़ है। इसके बाद ज़्यादातर मामला जो है इसकी इस्तेमाल में अगर कोई रुकावटें हैं उनको दूर करने में आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों ने शुरू में कहा निजी कंपनियां भी मंगवा सकेंगी, और उनको ये जो आप लोगों के अप्रूव्ड है, एस्ट्राजेनेका है, साइनोफार्म है, ये वो मंगवा सकती हैं। अब मुझे पता चला है कि बहुत सारी कंपनियां इंटरेस्टेड भी हैं और पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं कि जिनके लिए शायद पैसे का मसला नहीं होगा। तो
उस अमल में क्या रुकावट है? अभी तक वो निजी कंपनियां क्यों नहीं मंगवा सकी? मैं आपको बताता हूं जी। दो हिस्से हैं, एक प्रोसीजरल और दूसरा सप्लाई डिमांड का। दोनों को अलग अलग से ले लेते हैं। प्रोसीजरल मामला ये था कि हमने रजिस्ट्रेशन तो कर दी, लेकिन आज तक एक हमेशा शर्त रही है जिस रजिस्ट्रेशन को भी करें कि उसकी जो कुछ शराइत हैं उसके साथ। उसमें एक तो ये है कि जी 6 माह से ज़्यादा, 6 माह से कम की एक्सपायरी ना हो जो चीज़ आइटम इंपोर्ट हो रहा हो। उसके अलावा उसकी प्राइस आपने सेट करनी है। और प्राइस सेट करने का तरीका क्या है कि आप अपने इलाके के बाकी ममालिक आपसे मिलते जुलते इकनॉमिक इक्तसादी सूरत हाल के उधर देखें कि क्या प्राइस है, उसके मुताबिक प्राइस सेट करें। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये दवा जो है, ये वैक्सीन जो है, ये फ्री सेल पे तो मिल ही नहीं रही कहीं, तो इसकी प्राइस कोई सेट ही नहीं हुई। तो हमारे पास रेफरेंस प्राइस नहीं थी, तो हमें उससे इस्तिस्ना चाहिए था कि इसको हम रजिस्टर कर पाएँ, प्राइस बाद में सेट हो जाएगी जैसे ही अवेलेबल होती है कहीं और भी। एक चीज़। हाँ, 6 महीने का हमने कहा जी कोई मसला नहीं, अगर 3 महीने की एक्सपायरी में भी आ जाती है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि ये जल्दी से इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये थोड़ी प्रोसीजरल चीज़ें थी जिसको हमें अप्रूव करने की ज़रूरत थी। लेकिन जो असल मसला है ना वो ये है कि इस वक्त दुनिया भर में इस मौजूदा चंद हफ्तों में जो कमी है, जो रुकावट है, वो सप्लाई की है। इस तरह से कि जब कोवैक्स जैसी या मुल्क, बड़े बड़े मुल्क हैं, वो अपनी पॉपुलेशन का कई गुना हिस्सा जो है उसको कवर करने के चक्कर में, तो उसमें अरबों या मिलियंस ऑफ वैक्सीन जो हैं वो प्रोक्योर हो रही हैं। अब एक छोटा सा प्राइवेट इंपोर्टर जो है उसको, उस बेचारे की कहाँ उसको मिलेगी? इक्का दुक्का कुछ चंद 500,000 शायद किसी को मिल जाए। तो इस वक्त सप्लाई मेन प्रॉब्लम है। तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं, बल्कि हमने कोशिश की है कि इसको फैसिलिटेट करें कि जो साहिब इख्तियार हैं, कुछ लोग अपने जल्दी लगवाना चाहते हैं और मंगा के कीमत अदा करके दे दें तो गवर्नमेंट को कोई एतराज़ नहीं। मैं डॉक्टर साहब उस रोज़ मुझे एक इसी तरह का इन्वेस्टर कह रहे थे कि मैं चंद दिनों के अंदर यकीनी बना सकता हूँ पाकिस्तान में एस्ट्राजेनेका की अवेलेबिलिटी को, लेकिन वो ये कह रहे थे कि जी गवर्नमेंट ने अभी तक चीज़ें फाइनल नहीं की है और एलसी वगैरह के मसले हैं, तो वो चीज़ें अब दूर हो गई हैं। जी, वो बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा ना, कुछ एक दो प्रोसीजरल मसाइल थे। एक प्राइस सेटिंग का था और एक उसका फ्री सेल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस मुल्क से वो आ रही है, वहाँ तो फ्री सेल से अभी तो कहीं फ्री सेल हो ही नहीं रही, तो फ्री सेल सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? और जो एक्सपायरी की डेट थी, ये तीनों शराइत हमने कैबिनेट से हमने अप्रूवल ले लिया कि देखें इस मौजूदा अजीबोगरीब हालात के अंदर इस चीज़ का हमें थोड़ा सा एग्जाम्पशन चाहिए, तो वो उन्होंने दे दिया है। और हम समझते हैं कि अब ये आइंदा आने वाले हफ्तों में आराम से इंपोर्ट हो जाएंगी अगर किसी को अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तो वैसे भी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ का गढ़ है, हर इश्यू से मुतालिक कंस्पिरेसी थ्योरीज़ आ जाती हैं। अब चीन हमारा एक तो तारीख़ी दोस्त भी है, उन्होंने हर मुश्किल वक्त में साथ भी दिया, उन्होंने बहुत बड़ा एहसान भी हमारे ऊपर किया, लेकिन जो वैक्सीन साइनोफार्म आई है, पहले पंजाब की वज़ीर सेहत का उससे मुतालिक बयान आया कि जी उसके साइड इफ़ेक्ट के और लोग अपनी ज़िम्मेदारी पे लगा दें, और फिर आपकी तरफ से बयान आया कि ये 60 ईयर से अबव लोगों के लिए मुनासिब नहीं है। तो ये क्या सूरत हाल है? चीनी ये नहीं समझेंगे कि जी एहसान का बदला दूसरी शक्ल में मिला पाकिस्तान से? नहीं जी, नहीं। उनकी देखें, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वो हमेशा दोस्ती का साथ निभाते रहे हैं और इस दफ़ा भी उन्होंने निभाया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब मैं डॉक्टर यास्मीन वाली बात भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और अपना स्टेटमेंट भी थोड़ा सा उसको वाज़ेह कर देता हूँ। आई थिंक डॉक्टर साहिबा ने जिस कॉन्टेक्स्ट में फरमाया वो ये था कि ज़बरदस्ती तो नहीं होगी, ज़ाहिर है वॉलंटरी वैक्सीनेशन है। अगर कोई इनकार करता है तो हम उसको समझा सकते हैं, थोड़ा सा कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन बाकी उनका इख्तियार है, अपनी मर्जी है कि वो वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। साइड इफ़ेक्ट्स वो सिर्फ इस वैक्सीन का जिक्र नहीं कर रही थी, वो अमूमी तौर पे कि किसी भी वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो होता है, उसका एक चांस होता है। लेकिन जितनी भी रिसर्च सामने आई है, करोड़ों डोजेज दुनिया में लग चुकी हैं सारी वैक्सीन की, ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या सुना है? यही सुना है बाजू में दर्द है, बुखार है, थोड़ा सा एक आध दिन थोड़ा ज़रा पट्टे खिंचे रहे और फिर ठीक हो गया काम। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैंने अभी तक नहीं लगवाई क्योंकि मैं फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर आजकल नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी बारी नहीं है। लेकिन जो ही हमारी बारी आती है मैं सबसे पहले खुशी से लगवाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि मुझे अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी। तो एक तो ये बात, यही साइनोफार्म वाली लगाएंगे चाइनी सर, जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँगा, और मेरे ख्याल से चूंकि शुरू में यही है, अगर ये हुई तो ये लगेगी। अगर मेरी बारी उस वक्त आती है जब एस्ट्राजेनेका डिप्लॉय हो रही है तो वो लगवा लूंगा। जो भी कानूनी
डिप्लॉयमेंट होगी पाकिस्तान में जिस वैक्सीन की, हम अपने सिस्टम की स्ट्रेंथ को ट्रस्ट करते हुए मैं उसी वैक्सीन को लगवाऊंगा। अच्छा, एक ज़िमनी तौर पर आप बात याद आ गई, आप उसको कंटिन्यू करेंगे बाद में उस अपनी गुफ्तगू को, कि देखिए हमने देखा कि सऊदी अरब में लग रहा था तो पहले उनके किंग ने लगा दिया, यूएई में पहले उनके हुक्मरानों ने लगा दिया, अमेरिका में भी उनकी क़यादत ने लगा दिया। लेकिन उस वक्त जब आप लोग आगाज़ कर रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद नहीं लगाया, तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब पहले से लगा चुके हैं या कुछ वज़रा, या बेहतर ना होता कि लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए ख़ुद प्राइम मिनिस्टर से आगाज़ किया जाता? बड़ा मज़ेदार पॉइंट है जी, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कहा देखें एज ए सिंबल क्या आप लगवाना चाहेंगे सबसे पहले, वही लोगों को इनकरेज करने के लिए जैसे आपने बताया। उन्होंने कहा देखो इस वक्त जो तुमने कानून मुरतब किया उसके मुताबिक तुम कह रहे हो कि फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर को लगानी है, तो सबसे पहले उनको लगाओ। तो मैंने कहा फिर आपकी सरपरस्ती के लिए आपको वहाँ होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं वहाँ साथ खड़ा हूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये कहूँ कि मुझे पहले लगे, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फ्रंट लाइन वर्कर नहीं हूँ, तुम चुन के लाओ। तो हमने चुन के सबसे जो बड़े एक मुस्तनद हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं डॉक्टर साहब, उनसे रिक्वेस्ट की और वो सामने आए। तो एक तो ये इस तरह से इसको देखा गया। एक इसमें इसी हवाले से कल परसों एक आर्टिकल छपा न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। आपको मालूम है कि तिब की फील्ड में वो सबसे दुनिया का, जैसे कहते हैं ना, गोल्ड स्टैंडर्ड नुमा एक जर्नल जो है जिसकी बहुत हाई रिस्पेक्ट है, वो है। और उन्होंने एक साउंडिंग बोर्ड सा एक क्वेश्चन से, एक ओपिनियन सा लिखा कि क्या लीडरशिप्स को पहले लगानी चाहिए, और उसने खुसूसन जिक्र किया अमेरिका का और दूसरे ममालिक का। तो ये एक बहस वाली बात है, लेकिन हम समझते हैं कि चूंकि हमने जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिखा था वो फ्रंटलाइन वर्कर था, सबसे पहले उनको लगनी चाहिए। जब उनको लगनी शुरू हो जाएगी तो फिर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को भी लग सकती है। ये मैं आपको बता सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं लगी, ना मैंने लगवाई है अभी तक, और कुछ वजीरों ने लगाई है पहले से। अच्छा, वो डॉक्टर साहब, ये जो आपने पहले भी कुछ लोग इस शक का इजहार कर रहे थे कि जी जो चाइनीज़ वैक्सीन है इसका डेटा पूरी तरह हमारे साथ शेयर नहीं हुआ है या कुछ है, तो ये जो अभी आपने 60 ईयर से अबव वाली बात की है, एक मैं ये समझना चाहता हूँ कि यूएई में इसका ट्रायल भी हुआ और यूएई में हर उम्र के अफराद को लग रहे हैं, या किसी और मुल्क से ये चीज़ सामने नहीं आई थी कि 60 से अबव को नहीं लगनी चाहिए? आपकी तरफ से ये बात किस बुनियाद पे आ गई? ठीक है जी, मैं बताता हूँ। हुआ ये कि जब हमने साइनोफार्म को पाकिस्तान में लाइसेंस देना था, तो जाहिर है उसका जो तरीक़ाकार था, जो एक मुरव्वजा तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक जब हम चले तो जो एक्सपर्ट कमेटी थी, जिसमें मैं नहीं हूँ, जिसमें बाकी लोग हैं, और मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं की, हालांकि मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने समझा कि ये मुनासिब नहीं है, एक्सपर्ट कमेटी को अपना ही फैसला करना चाहिए। तो उन्होंने हमें जब डेटा देखा, और ये बड़ी अहम बात है, जब उन्होंने डेटा देखा सारे ट्रायल का, तो उसमें देखा कि 18 से 60 तक के बहुत लोग थे, हज़ारों की तादाद में थे जिनके ऊपर वैक्सीन लगी। तो जो एदाद शुमार थे वो अवेलेबल थे एक वाज़े डिसीजन लेने का उनकी उस डेटा की बेसिस पे। लेकिन 60 से ऊपर जो लोग थे वो बहुत थोड़े थे जो ट्रायल में जिन्होंने शमूलियत की। चुनाचे उन्होंने कहा कि हम कॉन्फिडेंस के साथ इस वक्त ये नहीं कह सकते कि ये डेटा उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, और जब उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है तो उन्होंने हमें जो कट ऑफ दिया वो 60 का दिया। अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इवन चीन से हमें कंपनी से खुद खत आया उनकी अथॉरिटीज से, उन्होंने कहा कि आप इसको 18 to 60 ही इस्तेमाल करें, और ये इंडिपेंडेंटली आया, ये हमारा अलग फैसला था, उन्होंने अलग से कहा, तो हमारी बात इंडोर्स हुई, इत्तफाकन वो उन्हीं 24 घंटों के दौरान उनका खत हमें मौसूल हुआ। तो हम समझते हैं कि इस वक्त सेफ्टी इसी में है, बेहतरी यही है कि 60 तक रखा जाए। सच बात यह है, इसका ये मतलब नहीं कि खुदा न खास्ता ये 60 से ऊपर वालों के लिए खतरनाक है या कुछ। साइंस कुछ इसी तरह होती है जी, साइंसदान उसी डेटा को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और एक जजमेंट पेश करते हैं। यूएई के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने तसव्वुर किया कि 60 वो जो डेटा था काफ़ी था 60 से ऊपर वालों के इस्तेमाल के लिए, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सर आंखों पे उनके लिए और उनके सिस्टम के लिए। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कुछ इख्तलाफी इसमें रखा और उन्होंने कहा कि 60 से ऊपर फिलहाल ना यूज़ करें। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें ज़्यादा ज़रूरत तो 60 से अबव जो लोग हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल है, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। सो अब हुआ ये है कि ये जो 5 लाख डोजेज हैं, जो 2.5 लाख लोग ये कवर करने हैं, ये कम से कम हम अपने हेल्थ केयर वर्कर जो 60 से नीचे वाले हैं उनको कवर कर देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो हमारा कवर हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ हेल्थ केयर वर्कर रह जाएंगे जो 60 से ऊपर के हैं और बाकी जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है। तो हमने हेल्थ केयर वर्कर से भी अलग लिस्ट बना रखी है जो 60 से ऊपर हैं, जिनको साइनोफार्म नहीं मिल पाई
जिनको हम एस्ट्राजेनेका देंगे। अच्छा, इस ज़मीन में मैं ये भी जिक्र कर दूं कि आपने नोट किया होगा, आप पढ़ते रहते हैं ये चीज़ें बहुत गहरी नज़र से, कि यूरोप के कुछ ममालिक ने एस्ट्राजेनेका के ऊपर 60 से ऊपर रुकावट डाली। उन्होंने कहा कि वो नहीं लगाएंगे। तो देखिए, ये मैं किसी को बता रहा था कि आमतौर पे साइंस इसी तरह इवॉल्व करती है, साइंसदानों, स्टैटिस्टिशियन, स्पेशलिस्ट के दरमियान ये बहस रहती है और इवेंचुअली ये चीज़ सेटल डाउन करती है और एक मुस्तनद पिक्चर सामने आ जाती है। अब इस वक्त हो ये रहा है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है ना, वो इन फुल पब्लिक व्यू हो रही है और उसी वजह से पब्लिक कंफ्यूज भी हो रही है कि यार आज कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ वो बोल रहे हैं। तो मैं उनको कह रहा हूँ इस पर ज़्यादा परेशानी ना कीजिए, तमाम वैक्सीन सेफ हैं। जितनी भी किसी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से गुजर के आती हैं वो मुस्तनद ही होती हैं। थोड़ा डेटा की ऊंच नीच होती है, एक सेट ऑफ साइंसदान उस चीज़ को ज़रा थोड़ा फ़र्क तरीके से देखते हैं, कुछ वो उसको थोड़ा फ़र्क तरीके से देखते हैं। इंशाल्लाह जब ये सेटल होगी चीज़, आप देखेंगे कि हम अपनी सारी पॉपुलेशन को, चाहे वो 60-65 से ऊपर वाले हों, नीचे वाले हों, सबको कवर कर चुके होंगे। और बल्कि चैलेंज आपके और मेरे लिए आज से 2 माह बाद ये होगा कि सलीम साहब डॉक्टर फैसल से पूछ रहे होंगे कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ हम बाकी लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे वैक्सीन लगवा लें। जी बिल्कुल, यकीनन ये एक बड़ा मसला होगा, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के शुक्रिया के साथ अपने लोगों से ये इल्तिजा करना चाहूँगा, लोग अफवाहों पे कान ना धरें, कंस्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन ना करें। जो कुछ इस हवाले से आपको आपके डॉक्टर कहें उसी पे अमल करें। और जिस तरह के डॉक्टर साहब कह रहे थे, वैक्सीन ज़रूरी है। ये हो सकता है कि कौन सा वैक्सीन कोरोना की रोकथाम में कम मौसर है या ज़्यादा मौसर है, लेकिन नुकसान या इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा किसी वैक्सीन का नहीं है, खुसूसन ये जो नामी गरामी ममालिक और नामी गरामी कंपनियों की बनाई हुई है। सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।